हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ मानस स्टडीज़। हम लोग नीट की सीरीज़ लेके चल रहे हैं क्लास 11th की। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। पहला हमने चैप्टर जो कवर किया था वो था सेल, जिसको हमने 4 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। साथ ही साथ उसके हमने PYQs किए हैं। अब जो चैप्टर चल रहा है दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। इसके हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट अब जो है इसके हमने PYQs करने हैं आज। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्मॉल सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एज दे हैव। तो जो छोटा सेल जो रहेगा वो कितना मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा? छोटा सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बिकॉज उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सेकेंड हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, लोअर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, फोर्थ बोथ 1 and 2। तो अगर अब मैं आपको बताऊं कि जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी अपने बताया था, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज जब सेल का साइज ग्रो करता है, एवरी सेल ग्रोज इन साइज, तो उसका साइज बड़ा होगा, उसका साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा। जब उसका साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा तो वो साइटोप्लाज्म, अब उसके पास एक ही न्यूक्लियस है, तो सेल की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ता है। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जितना अच्छा रहेगा, सेल की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो इसका ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये रहेगा आपका ऑप्शन 1। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन इज ऑप्शन 4। सेकेंड, बेस्ट स्टेज टू व्यू स्ट्रक्चर साइज एंड टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स हमें सबसे बेस्ट कौन से स्टेज पे दिखते हैं? क्रोमोसोम का नंबर भी हमें काउंट करना है, साइज देखना है और स्ट्रक्चर देखना है। सबसे बेस्ट वो कहाँ दिखेंगे? मेटाफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली एनाफेज या आई फेज। तो सबसे बेस्ट जो वो हमको दिखेंगे, दे विल बी सीन बेस्ट एट मेटाफेज, बिकॉज मेटाफेज पे हमारी क्या होती है, एक प्लेट बनती है, इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म होती है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स अपने आप को प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं, और वो अलाइन करने के बाद हम उनको क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, इन मियोसिस क्रोमोसोम्स सेपरेट एट। मियोसिस में क्रोमोसोम्स कौन सी स्टेज पे सेपरेट करते हैं? इन मियोसिस क्रोमोसोम्स सेपरेट एट एनाफेज 1, एनाफेज 2, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन। तो दे सेपरेट एट एनाफेज 1। एनाफेज 1 पे क्रोमोसोम्स जो हैं आपके सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस बाय। अब हमें पता है कि जब एक प्लांट सेल डिवाइड करता है, तो प्लांट सेल जब डिवाइड करेगा तो प्लांट सेल के अंदर और एक एनिमल सेल के अंदर 2 डिफरेंसेस हैं जिससे उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। एनिमल सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म में फरो बनती है, क्लीवेज फरो, जो कि डीप होती चली जाती है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक सेल प्लेट बनती है जो कि सेंटर से होकर साइड तक जाती है। तो प्लांट सेल में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स बाय सेल प्लेट। तो इसका ऑप्शन इज ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। What are events occur in टीलोफेज? टीलोफेज के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हमारे होते हैं? तो क्या क्या ऑप्शन है इसके? क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स। टीलोफेज में, पहले टीलोफेज का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। टीलोफेज में एग्जैक्टली अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल की सिचुएशन कुछ ऐसी सी आ जाती है, जिसमें उसमें साइटोप्लाज्म में एक फरो आनी भी शुरू हो जाती है, साथ ही साथ 2 न्यूक्लियस हमारे ऑलरेडी बन जाते हैं। बनने के बाद जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स हैं, वापस से वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियोलस हमारा रीअपीयर हो जाता है। तो ये सारे फेजेस हैं, जो कि ये सारी चीज़ें हैं, सारे चेंजेस हैं जो हमको किस में देखने को मिलते हैं? ये सारे के सारे चेंजेस हमको टीलोफेज में देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या है? क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स, ये हो गया।
न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म ये भी हो गया, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER रीफॉर्म ये भी हो गया। तो ऑप्शन इज ऑल, जितने भी हैं ये सारे के सारे ये चेंजेस जो हैं हमको टीलोफेज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव एंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन एनिमल्स? डिप्लोटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन। तो ये फेजेस जो हैं ये सारी की सारी बच्चों फेजेस हैं हमारी प्रोफेज 1 की, मियोसिस 1 की। तो प्रोफेज 1 अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स फेज है जो कि मियोसिस का है। ये सारे के सारे जो हैं उसी में होते हैं। पहले आता है लिप्टोटीन और डाइकाइनेसिस, ये सारे के सारे फेजेस आते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो इसमें रहेगा दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या क्या होता है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हमारा जो काइज्मा वाला पॉइंट है वो रहेगा और वो चीज़ें सेपरेट होंगी। नेक्स्ट रहेगा द स्टेज इन विच सेल डिविजन, स्टेज ऑफ सेल डिविजन, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिविजन न्यूक्लियस लुक लाइक अ बॉल ऑफ वूल। तो न्यूक्लियस की जो बात हो रही है, न्यूक्लियस को एक बॉल ऑफ वूल कहा जाएगा बिकॉज उसके अंदर जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरवाइंड कंडीशन में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जो ऑप्शंस हैं प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज 1, साइटोकाइनेसिस। तो बॉल ऑफ वूल की जो दिखता है दैट इज योर प्रोफेज। प्रोफेज में हमको बॉल ऑफ वूल की तरह न्यूक्लियस दिखेगा। नेक्स्ट सेंट्रियोल डिवाइड्स एट। अब सेंट्रियोल किस फेज में डिवाइड करता है? सबसे पहली बात तो सेंट्रियोल का हम फंक्शन समझ लेते हैं। सेंट्रियोल का फंक्शन इज ऑपोजिट पोल्स पे जाके स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करना। तो सेंट्रियोल जो हमारा डिवाइड करेगा G1 फेज, S फेज, एना फेज या G2 फेज। कौन बताएगा सेंट्रियोल किस फेज में डिवाइड करेगा? तो बच्चों सेंट्रियोल का डिवीजन जो होता है दैट टेक्स प्लेस इन योर S फेज। सिंथेसिस फेज के टाइम पे, सिंथेसिस फेज जो है आपका इंटरफेज का फेज है जिसके अंदर आपका DNA का कंटेंट भी बढ़ेगा, ठीक है, सेंट्रियोल भी डिवाइड करेगा और सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। ये सारे फेजेस जो हैं हमारे किस में होते हैं? आपके S फेज में होते हैं। नेक्स्ट इनहिबिटर्स ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिटर्स ऑफ सेल डिवीजन ये वो हैं जो कि सेल डिवीजन को रोकते हैं, सेल को डिवाइड नहीं होने देते हैं। तो इनहिबिटर्स एक तरीके से देखा जाए तो ये माइटोटिक आपके पॉइजन्स हैं जो कि सेल को माइटोसिस करने से रोकते हैं। इसके अंदर आते हैं साइनाइड्स, एजाइड्स, कॉल्चिसिन, चेलोन्स एंड यूवी रेज। तो इसका ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ये माइटोसिस को रोकेंगे, ये माइटोसिस नहीं होने देंगे। दे ऑल आर माइटोटिक पॉइजन्स। Which substage of interphase is of the shortest duration? इंटरफेज में सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का फेज कौन सा है? तो सबसे पहले वाला होता है हमारा G1 फेज। G1 फेज के अंदर सेल जो है ग्रो करेगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। उसके बाद आ गया हमारा G2 फेज, फिर आ गया हमारा S फेज और लास्ट ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का जो फेज रहेगा बच्चों दैट इज योर G2 फेज। G2 फेज से पहले पहले सारे काम हो चुके हैं। सेल ने अपना DNA कंटेंट भी डबल कर लिया है, सेल ने अपने आप को ग्रो भी कर लिया है, सेंट्रियोल भी डिवाइड हो गया है। सारे काम G2 फेज से पहले हमारे हो गए। नेक्स्ट G1 फेज इज ऑल्सो नोन एज G1 फेज। इसको ध्यान से समझेंगे। G1 फेज बेटा वो फेज है जिसमें सेल अभी माइटोसिस से होके आया है और एकदम वो माइटोसिस में जाएगा। तो वो प्री माइटोटिक भी है और पोस्ट माइटोटिक भी है। तो वो प्री माइटोटिक भी है, वो पोस्ट माइटोटिक भी है और वो फर्स्ट गैप फेज तो है ही। तो उसको कहा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट बिकॉज ये सारे के सारे नाम जो हैं वो G1 फेज के हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेंट्रियोल इज इन सेल डिविजन इन एनिमल सेल इज रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। ऑब्वियसली सेंट्रियोल का काम ही वही है स्पिंडल फॉर्मेशन करना। तो सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल बनाने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। An organism has 20 pairs of chromosome. How many chromosomes will be at the end of meiosis 1? देखो 20 पेयर हैं, 20 पेयर हैं मतलब कि 40 क्रोमोसोम्स हैं।
तो मियोसिस 1 के एंड पे कितने होंगे, इसका आधा हो जाएगा 20 यहाँ 20 पेयर लिखा है और यहाँ क्रोमोसोम लिखा है। 20 पेयर को हम कहेंगे कि 40 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। 40 क्रोमोसोम्स के आधे आधे हो जाएंगे M1 के बाद, तो M1 के बाद हाफ हाफ हो गए और M2 के बाद भी 20 रहेंगे। तो ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 एंड इन डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो ऑप्शन इज 20 दोनों में 20 जो हैं आपके क्रोमोसोम्स रहेंगे। चलिए 14th पे आ जाते हैं। इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू। अब मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनेंगे जो कि आपस में डिफरेंट हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ओनली। अब थोड़ा सा हमें पता है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उससे हमारा चेंज आएगा ही आएगा। तो क्रॉसिंग ओवर तो है ही है, बट ओनली क्रॉसिंग ओवर नहीं है, जो चेंज आएगा, जो डिफरेंस आएगा डॉटर सेल्स के बीच में, दैट विल बी ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट आते हैं, विच इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का ना लिप्टोटीन है, ना जाइगोटीन है, ना पैकीटीन है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। वेरी इजी क्वेश्चन। माइटोसिस में तो ये चारों होते ही नहीं है, ये चारों फेजेस ही हमारे मियोसिस के हैं। नेक्स्ट, स्टेज कनेक्टिंग मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। दोनों मियोसिस को कनेक्ट करने वाली स्टेज कौन सी होती है? स्टेज कनेक्टिंग बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इंटरफेज 1, इंटरफेज 2, एनाफेज तो है ही नहीं, या इंटरकाइनेसिस। तो मियोसिस 1 के बाद जो बीच में छोटा सा गैप आता है, बहुत कम टाइम का वो गैप होता है, एकदम ही मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, उस फेज को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। What is correct? Question number 17th, what is correct? DNA content double during G1 phase. Duration of interphase is short as compared to M phase. G2 phase comes after mitotic phase. DNA replication occurs in S phase. DNA replication occurs in S phase. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज। एस फेज के अंदर हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये हमको पता है। सिंथेसिस का नाम ही वही है। सेल अपना डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, सेल अपना डीएनए कंटेंट डबल करेगा, तभी वो आके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। तो DNA replication occurs in S phase. What precedes reformation of nuclear envelope in M phase? What precedes? Precedes मतलब पहले। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने से पहले क्या होता है? 18th क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनवेलप बनने से पहले क्या होता है? Decondensation of chromosomes and appearance of nuclear lamina, transcription of chromosomes and reassembly of phragmoplast, formation of phragmoplast and contraction ring, formation of contraction ring and transcription to form chromosomes. तो सारे ऑप्शंस गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, decondensation of chromosomes and appearance of nuclear lamina. ये क्या है आपका? दिस इज योर न्यूक्लियर एनवेलप बनने से पहले क्रोमोसोम्स का वापस से क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाना और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके आसपास बन जाना। During mitosis, ER nucleolus begin to disappear at. During mitosis, ER nucleolus begin to disappear at. 19th question, कौन से स्टेज पे? मेटाफेज में तो होते ही नहीं है।
मेटाफेज में तो होते ही नहीं है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो मेन करेक्ट ऑप्शन इज लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में ये डिसअपियर हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग। एंजाइम रिकॉम्बिनेज कब पार्टिसिपेट करेगा? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो रिकॉम्बिनेज जो काम करेगा, रिकॉम्बिनेज का मेन काम आपका आता है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। तो रिकॉम्बिनेज जब काम करेगा दैट टेक प्लेस इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में रिकॉम्बिनेज अपना काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। A stage in cell division is shown in the figure. Select the answer which gives correct identification of the stage with its characteristics. तो अगर आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको 2 सेंट्रियोल दिख रहे हैं और 2 ही न्यूक्लियस दिख रहे हैं, लेकिन हमको जो सेल है वो एक दिख रहा है जिस सेल के अंदर हमारी क्लीवेज फरो बनी हुई है। क्वेश्चन देख लो आप, नीट 2013 2013 का क्वेश्चन है, 10 ईयर बैक। तो ऐसा कौन सा स्टेज है? Select the answer which gives the correct identification of the stage with its characteristics. Late anaphase. Chromosomes move away from equatorial plate. Golgi bodies are not present. Cytokinesis, cell plate formed. Mitochondria distributed between 2 daughter cells. Telophase, endoplasmic reticulum and nucleolus not reformed yet. Telophase, nuclear envelope reforms. Golgi complex reforms. चलिए जी बताइए कौन सा जो है वो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन दे रहा है स्टेज की। क्वेश्चन नंबर 21। तो मेरे हिसाब से तो टीलोफेज है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन गया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोबारा बन गए हैं। तो दिस इज द टीलोफेज जिसके अंदर हमारा क्या हो गया है, साइटोकाइनेसिस भी बिगिन हो गया है, साइटोप्लाज्म में एक फरो आनी शुरू हो गई है और 2 न्यूक्लियस हमारे बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। The complex formed by pair of synapsed homologous chromosome, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उस कॉम्प्लेक्स को बाइवेलेंट कहा जाता है। जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ेंगे साइनेप्सिस भी कहा जाएगा और साथ ही साथ उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में आते हैं तो जाइगोटीन के टाइम पे ये होगा और आपको बाइवेलेंट देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA रिमेन्स 4C लेवल इफ इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। तो ऐसा कब होगा जब स्टार्टिंग में 2C था और बाद में हो गया 4C। तो कौन से फेज में ऐसा होगा, कौन से फेज में हमको ऐसा देखने को मिलेगा? 23 क्वेश्चन, रीडिंग लगाइए, मेरे को आंसर बताइए। G0 एंड G1 वो है ही नहीं, बिकॉज DNA का जो डुप्लीकेशन होगा वो होगा ही हमारा S फेज में। G1 एंड S तो होगा लेकिन G1 नहीं है, ओनली G2 एंड M। तो ऑप्शन इज G2 एंड M, क्योंकि दोनों फेजेस में कंटेंट उसका 4C रहेगा। इन S फेज ऑफ सेल साइकिल amount of DNA doubles in each cell, amount of DNA remains same in each cell, chromosome number is increased, amount of DNA is reduced to half in each cell. S phase में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24। अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल, DNA का अमाउंट डबल करेगा, सेम नहीं रहेगा, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा, रिड्यूस भी नहीं होगा। S फेज आपका सिंथेसिस फेज है जो कि इंटरफेज का है, तो उसमें क्या होगा, DNA का अमाउंट जो है वो डबल होगा ही होगा। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? Somatic cell
कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है माइटोसिस का। फर्स्ट, साइनेप्सिस, स्पिंडल फाइबर्स, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम मूवमेंट। तो लास्ट के तीनों तो आपके क्या हैं, ऑप्शंस हैं जो कि माइटोसिस में होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है साइनेप्सिस, ये हमारा मियोसिस में होता है। तो मियोसिस का ही है साइनेप्सिस, जो कि माइटोसिस में नहीं होता। और सोमैटिक सेल्स कौन से हैं? सोमैटिक सेल्स वही हैं जिनके अंदर माइटोसिस होता है, और मियोसिस बच्चों हमारा होता है गैमीट्स में। नेक्स्ट, मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन कॉलम 1 टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स in column 2 and select the correct option using the codes given below. तो पैकिटीन, मेटाफेज 1, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन। अब हमको पता है डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मा होता है, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मा होता है। तो सी का सेकंड, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, वो तो है ही नहीं। और कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? पैकिटीन, जाइगोटीन, मेटाफेज 1, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। हमने दो इजी ऑप्शन चूज कर लिए, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ये दो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गए। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि पैकिटीन और जाइगोटीन में क्या होता है, पैकिटीन और जाइगोटीन में क्या होता है। देखते हैं। पैकिटीन में पैकिटीन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फर्स्ट ऑप्शन इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। किस में होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा हमारा, सबसे पहले आती है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले आई हमारी कौन कौन सी स्टेजेस हमको यहाँ दी हैं? पैकिटीन और जाइगोटीन। तो पैकिटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, पहले पेयरिंग होगी तभी हमारी पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो जाइगोटीन में पेयरिंग हो गई, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी का 1, D1 इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 ऑप्शन 2। तो थोड़ा सा जिनमें कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो पहले स्टेजेस को लिख ले, स्टेजेस को लिख के हम उसके बाद मार्क कर सकते हैं कौन से स्टेज में कौन सा स्टेप हो रहा है, तो उनको हम ध्यान से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि हम ज़्यादा टाइम खराब ना करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा सेल साइकिल सेल डिविजन के, जो कि लास्ट प्रीवियस PYQs थे, इनको ध्यान से करिएगा। अब नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से अपनी नीट की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब हम करने वाले हैं दैट इज़ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको करेंगे हम मंडे को, पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।